हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट पेपर 1 की कंटिन्यूसली हमने क्लासेस स्टार्ट करी हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है, चूँकि हमारी यूनिट 1 चल रही है और टीचिंग एप्टीट्यूड की जो यूनिट है उसमें हमने टीचिंग वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा टॉपिक है लर्निंग एंड लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो भी स्टूडेंट्स आज हमारे पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपको मैं बता दूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट कम्प्लीटली प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर दी है। स्ट्रक्चर वाइज कम्प्लीटली सिलेबस को देखते हुए मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसा कोई चैनल देखना चाहते हैं जिसमें कोई शुल्क ना हो, कोई चार्ज नहीं हो, तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बता दूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस होंगी। रोज़ रात को 8 बजे आपकी पेपर 1 की क्लास होगी और सेकंड पेपर जो होता है हमारा एजुकेशन, उसकी क्लास रात को 9 बजे होती है। तो दोनों ही क्लासेस में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई शुल्क नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, बस आपको सेल्फ लर्निंग की जो सब्सक्रिप्शन है उसको आपको लेना पड़ेगा, जो कि कम्प्लीटली फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे लर्निंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें अगर अभी तक आपने सेल्फ लर्निंग पर विजिट नहीं किया है तो ज़रूर जाकर देख लीजिए। ये हमारा पेज है जिसमें आप जा सकते हैं। ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। अभी हमने 2023 को देखते हुए एक नई प्लेलिस्ट बनाई है, टारगेट बैच 2023 का, ठीक है। और इसके पहले हमने ये सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये है एक यूनिट वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे ये आईसीटी की यूनिट है, जो पेपर 1 की बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको आईसीटी के ही सारे टॉपिक मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे आप कम्युनिकेशन की देखना चाहते हैं तो ये कम्युनिकेशन के आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर चैनल विजिट कीजिए, और अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो हमारे साथ रेगुलर जुड़ जाइए। बता दें कि रोज़ रात को 8 बजे हमारी पेपर 1 की क्लास होती है लाइव। आप लाइव देख सकते हैं, आप चाहें तो उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हैं। डिपेंड ऑन यू, आप किस तरह से अपने कंफर्टेबल जो भी आपका समय हो उस समय पर आप देख सकते हैं। बाकी ये प्लेलिस्ट कंप्लीटली बनी हुई है, उनको आप देख सकते हैं। रिसर्च प्रोसेस हो गया या फिर हायर एजुकेशन हो गया, ये है हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया, इसकी प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। कंप्लीट हायर एजुकेशन आपको इसमें मिल जाएगा। तो बहुत सारा क्वालिटी वर्क मैंने यहाँ पर किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। सेल्फ लर्निंग का लोगो आपको पहचान में आ जाएगा। ये है सेल्फ लर्निंग का लोगो, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास को। तो आज की क्लास है हमारी, जिसमें हम बात करने वाले हैं लर्नर और लर्निंग्स के बारे में। यानी लर्निंग का होता है, का अर्थ क्या होता है? सीखना। सीखने का मतलब क्या है? अगर हम कुछ भी सीख रहे हैं, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सीखना है। और सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आप ये नहीं कहेंगे आप फॉर्मल एजुकेशन में ही सीखना होता है, बल्कि सीखना तो ऐसा है कि हमारे जन्म से पहले से स्टार्ट हो जाता है, हमारी मृत्यु तक चलता है, ऐसी प्रोसेस होती है सीखना। हम अपने जीवन में हर चीज़ सीखते हैं, और हमारे चैनल का भी नाम है सेल्फ लर्निंग। तो जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं कम्प्लीटली फ्री सेल्फ लर्निंग करके, कोई आप कहीं शुल्क नहीं देना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से आप जरूर जुड़ सकते हैं। चलिए बात कर लें अब लर्निंग के बारे में, हम समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो एजुकेशन का है, जैसे कि आपने बीएड या एमएड कर रखा है, तो आपके लिए ईजी पड़ जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स बीएड के फील्ड से नहीं गुजरे हैं, वाकिफ़ नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा टॉपिक अलग है ना। तो उनको समझने में ईजी पड़े, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। तो चलें स्टार्ट करें। लर्निंग का मतलब क्या होता है? अधिगम। और लर्नर का मतलब होता है अधिगम करता। अधिगम वर्ड क्या है? अधिगम वर्ड का मतलब ही होता है सीखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास स्लाइड पे हम आते हैं। ये हमारी कांटेक्ट डिटेल्स हैं। इसमें अगर आपको मेरे साथ किसी भी तरह से कोई भी कांटेक्ट करना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ये नोट्स आपको कम्प्लीटली फ्री मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। इस नंबर से जुड़ जाइए। अगर टेलीग्राम चैनल आपको नहीं सर्च में आता है तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको अपनी जो टेलीग्राम की लिंक है वो भेज दूंगी, ठीक है। ये क्वेरीज़ हैं, क्यों आप मुझे ज्वाइन करें, ये आपको मैं बता रही हूँ। स्ट्रक्चर वाइज कम्प्लीटली स्टडी है, जो कि कोई शुल्क आपको
नहीं देना है, रोज रात को 8 बजे हमारे साथ जुड़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोसेस की बात करी जाए तो क्या होती है सिस्टमेटिक का मतलब होता है जब हम एक हायरार्की में काम करते हैं, मतलब लगातार एक के बाद एक क्रमबद्ध रूप से हम कार्य करते हैं, तो उसको कहा जाता है सिस्टमेटिक प्रोसेस। तो प्रेजेंटेशन का अर्थ होता है अपने आप को बताना, एक्सप्रेस करना। इसके 3 भाग बताए गए हैं। मोटिवेशन मतलब आप किसी को प्रेरित करें, इसके बाद में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, आप अपनी कोई सूचनाओं का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप जो अंडरस्टैंडिंग मतलब अपनी समझ के हिसाब से उसका टेस्ट कर सकते हैं, कैसे आपको समझ में आया है या नहीं आया। तो प्रेजेंटेशन जो होता है वो एक लर्निंग का पार्ट होता है। एप्लीकेशन, जब आपने प्रेजेंट किया है उसके बाद जो कुछ सीखा है उसको अप्लाई कैसे करना है। तो ब्रेन्स ऑन और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, मतलब एक होती है हाथ के द्वारा करनी, मतलब हैंड के द्वारा आप करने वाली प्रोसेस से आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं, या फिर आप ब्रेन के द्वारा आप प्रैक्टिस करते हैं, ये एप्लीकेशन हो जाता है। फीडबैक यानी कि जो भी आपने किया है, जो पढ़ाया है, उसका फीडबैक मिल जाए, सामने वाले से उसका फीडबैक मिल जाए। ठीक है, तो ये हो जाता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो जाता है, जिसमें नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा। स्ट्रेंथ चेक हो जाती है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताया जाता है, वेज ऑफ इम्प्रूवमेंट बताया जाता है। ठीक है, द प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस की बात की जाए तो कौन कौन से मतलब स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है सेट योर गोल, आप क्या सीखना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये ऑनलाइन क्लासेस लेना भी एक तरीके का एक टास्क है, जिसको आपने सीखा, कैसे सीखा, कौन कौन से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं, कैसे कैमरे को रखना है, किस तरीके से करना है। दिस इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस है, सीखने की एक प्रक्रिया है। तो सेट योर गोल, आप पहले अपना गोल सेट कीजिए कि आपका क्या मकसद है, क्यों करना चाहते हैं, क्यों सीखना चाहते हैं। फिर उसके बाद लर्न द नेचुरल लॉ, मतलब जो एक तरीके का नेचुरल तरीका है उसे आप सीखिए। लर्न अबाउट योरसेल्फ, अपनी रुचियों के बारे में जानिए। फिर आता है डेवलप अ प्लान एंड एक्ट ऑन इट, एक प्लान डेवलप कीजिए, उसके बाद उस पर एक्ट कीजिए। फिर इवेल्युएट, मतलब इवेल्युएट कीजिए, खुद को देखिए, मूल्यांकन कीजिए, खुद से नहीं कर रहे हैं तो किसी और से करवाइए, और फिर आपको समझ में आएगा जो आपने सीखा है वो आपको सीखने में आया है या नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के बारे में। टीचिंग और लर्निंग दोनों ही एक साथ चलने वाली प्रक्रिया हैं। अगर मैं लर्न कर रही हूँ तो कहीं ना कोई तो सोर्स होगा ना जिससे मैं सीख रही हूँ, वही हमारा टीचर हुआ। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करें तो कोई स्टूडेंट को अगर ट्रेन किया जाता है तो क्या होता है, स्टूडेंट और टीचर। ठीक है, अननोन मतलब नोन टू अननोन में जाते हैं हम, मतलब पहले आप जो जानते हैं उससे ऐसी चीज़ पर जाते हैं जिसे आप नहीं जानते। सपोज करते हैं जैसे आपको एक फॉर एग्जांपल कुछ भी बनाना सीखना है, तो आप जैसे पेपर से ऑरिगेमी जो होता है, कागज़ से आप कुछ बना रहे हैं, तो कागज़ तो आप जानते हैं, लेकिन उससे आप किस तरह से बनाएंगे वो प्रोसेस आप नहीं जानते। तो उस जानने वाली प्रोसेस से आप ना जानने वाली प्रोसेस तक ट्रेवल करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद होता है कीवर्ड, गेम अप्रोच, एक्टिव लर्निंग, लगातार चलने वाली, एक्टिवली पार्टिसिपेट जिसमें बच्चे करते हैं, थ्योरी सेक्शन होता है, एक्टिव टीचिंग टेक्निक्स होती हैं। फिर आता है डोमेन नॉलेज, मतलब आप डोमेन नॉलेज, आप वो क्षेत्र है उसको आप जान लीजिए, एप्लीकेशन उसका सीख लीजिए, उसके बाद फिर उसको पब्लिश कैसे करना है वो आप सीख लीजिए, उसका पब्लिकेशन। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल वर्क, रिसर्च स्कोप, प्रोजेक्ट एंड फंडिंग। क्लियर, ये पूरी प्रोसेस है एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में। तो यहाँ पे एक जो प्रोसेस है वो स्टूडेंट की चल रही है, ये टीचर की है, और ये है वो तरीके जिससे हम एक कंप्लीट लर्निंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा लर्निंग के बारे में। तो लर्निंग कहते किसे हैं, तो अ प्रोसेस दैट लीड्स टू चेंज विच अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड इंक्रीज द पोटेंशियल फॉर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर लर्निंग। क्लियर, सीखना एक प्रक्रिया है जो कि परिवर्तन की ओर ले जाती है, जो अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है और बेहतर प्रदर्शन के लिए भविष्य की शिक्षा
की क्षमता को बढ़ाती है। ये आपको याद रखना है कि लर्निंग क्या है। तो एक प्रक्रिया है जो परिवर्तन के लिए ले जाती है। मतलब जब हम कुछ नहीं जानते, जैसे सपोज आपको एक छोटा बच्चा आप देख लीजिए जिससे ABCD पढ़ना नहीं आता, तो वो पहली पोजीशन उसकी क्या है, जब उसको ABCD नहीं आता है, जब वो ABCD सीख जाता है तो उसको आने लगता है। मतलब परिवर्तन हो गया ना उसकी चीज़ में, उसकी नॉलेज में परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन के लिए ले जाते हैं, अनुभव के परिणाम स्वरूप होती, जो हम एक्सपीरियंस डे बाय डे लेते जाते हैं उसके परिणाम स्वरूप जो आता है वो प्रोसेस लर्निंग कहलाती है, और बेहतर प्रदर्शन और भविष्य की शिक्षा की क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, तो ये है लर्निंग। डेफिनेशन के बारे में बात कर लें तो गेल्स ने डिफाइन किया है लर्निंग एज the behavioral modification which occur as a result of experience as well as training। सीखना एक व्यवहारिक संशोधन है जो अनुभव के साथ साथ प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है ना, ये गेल्स की डेफिनेशन है। इसके बाद में क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन देख लेते हैं। लर्निंग एज द प्रोसेस ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉलेज, हैबिट एंड एटीट्यूड। ज्ञान, आदतों, दृष्टिकोण के अधिग्रहण की प्रक्रिया के रूप में सीखना। मतलब सीखना क्या है, ज्ञान, आप नॉलेज ले रहे हैं, आदतें बदल रहे हैं, अपने दृष्टिकोण को चेंज कर रहे हैं, कुछ अडॉप्ट कर रहे हैं, वो प्रक्रिया कहलाती है लर्निंग। गेट्स के बारे में बात कर लें, इन्होंने क्या कहा है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहा जाता है। मैं आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो डेफिनेशंस हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं। बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, इनको आपको याद रखना है। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि ये किसने कहा है, या फिर इसने गेट्स ने क्या कहा है। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट वाइज अपना काम करना है। क्रो एंड क्रो ने कहा है सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान तथा व्यवहार को ग्रहण करना शामिल है। पाल के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो कि उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है। ठीक है ना, ये नोट कर लीजिएगा आप अपनी डेफिनेशंस को। इसी को फिर मैंने इंग्लिश में भी बताया है। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। स्किनर ने कहा है लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस, बिहेवियर, एडॉप्टेशन। क्रो एंड क्रो के अनुसार है लर्निंग इन्वॉल्व द इक्वेशन टू हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। ध्यान रखिएगा ये रिजल्ट्स को, डेफिनेशंस को। अब थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। देखिए जैसे आपको यहाँ पे कुछ बच्चे नज़र आ रहे हैं, वो कुछ ना कुछ ड्राइंग बना रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो सीखने की प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। तो अधिगम द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है। सीखना नए अनुभवों को ग्रहण करता है, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक सृजनात्मक पद्धति है, ये स्थानांतरित होती है। सीखना सार्वभौमिक है। सीखना एक प्रक्रिया है, ना कि परिणाम। यह एक मानसिक प्रक्रिया है, यह प्रगति और विकास है। ठीक है, अधिगम क्या होता है, मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। मतलब चेंज इन बिहेवियर, आपका व्यवहार जो है वो बदलता है। अगर आप कुछ मैनर सीखते हैं, इसका मतलब क्या है, आपका जो बिहेवियर है वो बदल जाता है। वैसे भी साइकोलॉजिकली देखा जाए तो जो साइकोलॉजी है वो किसका विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। मतलब हमारा व्यवहार जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे हमारी जो मैच्योरिटी लेवल है वो भी बढ़ता जाता है। सीखना नए अनुभवों को ग्रहण करता है, हम नए अनुभव सीखते हैं। जीवन भर चलती है प्रक्रिया, बूम टू टूम। मतलब लर्निंग कहा जाता है कि जो लर्निंग है वो जन्म से स्टार्ट हो जाएगी और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। सृजनात्मक पद्धति है, यहाँ पर हम क्रिएटिव कुछ सीखते हैं। ठीक है, स्थानांतरित, ट्रांसफ़र होता है। ये लर्निंग भी क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, फिर आपने स्कूटी चलाना सीखा, फिर आपने कार चलाना सीखा, तो जो एक्सपीरियंसेस है ना वो ट्रांसफ़र होते हैं, है ना। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल बात कही जाती है। ये यूनिवर्सल एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, ना कि परिणाम। आप कहें ये रिजल्ट है तो नहीं जी, ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो चलती रहती है। ठीक है, मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल लेवल पर हम चीज़ें सीखते हैं। प्रगति है, मतलब एक तरीके से विकास हो रहा है, यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ और डेफिनेशंस हैं जिसको आप देख सकते हैं। सीखना वो तरीका है जिसके माध्यम से मानव नए कौशल, नए ज्ञान, दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं और सीखने के परिणाम
के पास नई क्षमताएं होती हैं, आप नई नई चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स के बारे में बात कर लें कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो लर्निंग के एलिमेंट्स कहलाते हैं या इवेंट को पूरा सक्सेसफुली चलाते हैं। तो लर्नर, सबसे पहली बात तो भाई आप कोई सीख रहा है ना, तो सबसे पहला एलिमेंट तो क्या होगा, वो व्यक्ति जो कुछ सीख रहा है। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा, लर्नर। द लर्नर मस्ट interpret the stimulus, differentiate and combine them and give them some meaning। शिक्षार्थी एक उद्दीपन की व्याख्या करनी चाहिए, उसमें अंतर करना चाहिए, उसमें संयोजित करना चाहिए और उन्हें कुछ अर्थ देना चाहिए। मतलब भाई ये लर्निंग जो प्रोसेस है, इसमें ये व्यक्ति जो है ना, ये बच्चा जो है, ये लर्नर है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि वही तो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएगा, वही तो चीज़ों को अडॉप्ट करेगा, वही तो अपने अंदर चेंज लाएगा। सेकेंड एलिमेंट होता है स्टिमुलस। अब स्टिमुलस क्या होता है, हमें हर काम को करने के लिए ना कुछ एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जो हमारे अंदर उत्तेजना पैदा कर दे। ठीक है, अगर मान लेते हैं मैं खाना बनाना सीखना चाहती हूँ और मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे भूख लग रही है, तो हाँ मैं कुछ ना कुछ तो जाकर बनाऊँगी, है ना, क्योंकि मुझे पेट भरना है अपना। लेकिन अगर मेरा पेट भरा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं क्या करूँगी, अब नहीं जाऊँगी मैं किचन में, मैं जाकर सो जाऊँगी, नींद करूँगी अपनी पूरी। तो यहाँ पर एक बात होती है, स्टिमुलस होता है ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि आपके अंदर उत्तेजना पैदा करता है, उत्तेजित आपको करता है। अब वो चाहे कुछ भी हो, जैसे मुझे बहुत तेज से भूख लगी, मुझे खुशबू आ रही है कि कहीं पे पिज़्ज़ा आया हुआ है, तो मुझे अंदर से लगेगा ना भाई, मैं उत्तेजित हो रही हूँ कि मैं, हाँ मुझे भी पिज़्ज़ा खाना है। दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुली, मतलब हम उत्तेजित हो रहे हैं और वो ऑप्शन जो भी है वो क्या कहलाता है, स्टिमुलस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी उत्तेजना या उत्तेजनाओं का सेट कौन सा शिक्षार्थी संवेदनशील है, उसको सीखने की स्थिति का हिस्सा बन सकता है। अगर कोई बच्चा है जो कि इन किसी भी ऑब्जेक्ट से उत्तेजित होता है, तो वो अपने आप जाकर सीखना शुरू कर देगा। अब जैसे मान लेते किसी को संगीत में इंटरेस्ट है, कहीं उसने सुना कि कोई पियानो बजा रहा है, तो वो अपने आप ही उत्तेजित होगा और जाकर पियानो बजाने के बाद जो भी बजा रहा है उसके पास जाकर खड़ा हो जाएगा और उसको सुनेगा, ध्यान से देखेगा। हो सकते देखते देखते सीख जाए, नहीं तो वो फिर से सीखने की कोशिश करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है जो आपके अंदर उत्तेजना बढ़ा सके। नेक्स्ट हो जाता है शिक्षार्थी की आंतरिक स्थितियाँ, आपके अंदर की स्थितियाँ, यानी कि ये धारणा, संज्ञानात्मक संरचना, आपकी बौद्धिक जो संरचना है वो क्या होती है, आत्म अवधारणा क्या होती है, दृष्टिकोण क्या होता है, आवश्यकताएं क्या होती हैं, उद्देश्य क्या होता है, बुद्धि, पूर्व शिक्षा, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, वो हमें सीखने पर मजबूर कर देते हैं। या आपकी नीड बहुत बड़ी है कि आपको सीखना है, या फिर आपके अंदर की जो बौद्धिक शक्तियां हैं वो आपको सीखने पे विवश कर रही हैं, या आपकी आत्म अवधारणा है। आपको मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, हमारे यहाँ पे मेरे फादर को एस्ट्रोलॉजी का शौक़ था। हमारे यहाँ वैसे कोई काम नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी का, लेकिन मेरे अंदर न जाने क्यों जेनेटिकली ट्रांसफ़र हुआ या कुछ भी हुआ, मुझे भी एस्ट्रोलॉजी का शौक़ आ गया। अब कैसे, कहीं पे भी कुछ भी मिलता है, कोई बुक मिलती है तो उसको पढ़कर अपने आप में सीखने की कोशिश करती हूँ। तो ये क्या होता है, ये मानसिक अवधारणा है, मतलब आपके अंदर की अवधारणा है जो कि बाहर निकलती है, जो आपको वो एक पर्टिकुलर टॉपिक सीखने के लिए आपको प्रेरित करती है, जबकि आपकी कोई ज़रूरत नहीं है उसको पढ़ने की, समझने की, लेकिन आप उसमें जाते हैं क्योंकि आपकी आंतरिक अवधारणा बनती है, आपका दृष्टिकोण बनता है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपका परसेप्शन बनाती हैं। आपकी आवश्यकता, नीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है सीखने के लिए। अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं तो उसके पीछे अगर आपकी आवश्यकता है तो आप बहुत अच्छे से डेडिकेटली सीखेंगे। ठीक है, उद्देश्य, अगर लक्ष्य आपका है कुछ भी ऐसा, जैसे मान लेते हैं आपको कल जाकर एक शॉप खोलने की इच्छा हो रही है कि आप कोई भी एक शॉप खोलें, तो अब आपके सामने एक गोल हो गया कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखनी हैं जो कि उस शॉप को खोलने के लिए ज़रूरी है, तो आप खोलेंगे, सीखेंगे। बुद्धि, इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट होता है, पहले का प्रीवियस नॉलेज आपके पास क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो आपकी आंतरिक धारणाएं बनाते हैं, आंतरिक स्थितियां बनाते हैं, जिससे आप सीखने पर मजबूर होते हैं और आगे उस रास्ते पर बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सीखने की कोई क्रिया या प्रतिक्रिया परिस्थिति, एनी एक्शन और रिस्पॉन्स रिएक्शन टू बी
टू अ लर्निंग सिचुएशन। अब आपने कुछ सीखा और सीखने से आपको जो भी उसका एक्शन का रिएक्शन मिल रहा है उससे भी आपकी लर्निंग के लिए जो भूख है वो बढ़ती है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लर्निंग की क्या क्या है। तो क्या क्या है, एज एंड मेच्योरिटी लेवल यानी आयु एंड परिपक्वता, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स सब्जेक्ट, ठीक है, प्रेरणा और दृष्टिकोण विषय। अगर मान लेते जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल एस्ट्रोलॉजी का बताया, वो मेरी ज़रूरत नहीं थी, मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन उसमें इंटरेस्ट था, इस वजह से मुझे उस रास्ते जाने की अंदर से इच्छा जागृत हुई, तो मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करी, सेल्फ अपने आप को उस रास्ते पे मैंने बढ़ाया, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा, ठीक है ना। तो प्रेरणा और दृष्टिकोण का विषय हो जाता है, एक्सपेक्टेशन और वोकेशनल एस्पिरेशन हो जाती हैं, यानी कि आपकी अपेक्षाएं और व्यवसायिक आकांक्षाएं हो जाती हैं। स्पेशल टैलेंट, सपोज आपके अंदर कोई स्पेशल टैलेंट है जिसकी वजह से आप सीखना चाहते हैं, विशेष प्रतिभा है जैसे डांस की, सिंगिंग की, ये सारी विशेष प्रतिभाएं होती हैं, पेंटिंग की, पोइट्री राइटिंग की, आप बहुत अच्छा लिखना जानते हैं, मैकेनिकल निपुणता जो होती है, मतलब आपके अंदर एबिलिटी है। जैसे कि मैं जानती हूँ कई अपने घर में लोगों को जो कि अगर उनके घर में कोई भी मशीन है वो ख़राब हो रही है, तो आधी रात को भी उनसे बोलो ना तो वो उठाकर उसको सुधारने, स्क्रू ड्राइवर लेकर उसको खोलने लगेंगे, सुधारने की कोशिश करने लगेंगे। तो उनके अंदर वो निपुणता है, मैकेनिकल निपुणता है, मैकेनिकल एबिलिटी है, जिसके कारण से उसमें वो चले जाते हैं। उसके लिए उनको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एबिलिटी टू वर्क अंडर वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशन, यहाँ पर विभिन्न पर्यावरण के तहत काम करने की जो क्षमता स्थितियाँ होती हैं वो आपको मजबूर करती हैं कि आप कुछ भी सीखें, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी लर्निंग की विशेषताएं। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे हम लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग स्किल। अब देखिए आगे हम जैसे जैसे धीरे बढ़ेंगे आगे, तो यहाँ पर कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं लर्नर्स की कि उनके अंदर किस तरीके से शौक पैदा होता है कुछ भी चीज़ सीखने का, ठीक है ना। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग स्किल्स, मैं आपको बताऊँ लिसनिंग स्किल यानी कि सुनने की क्षमता। आपने देखा होगा आजकल छोटे छोटे बच्चे जो हैं 2 साल 2.5 साल 3 साल के बच्चे बिना मोबाइल के खाना नहीं खाते हैं। क्या वो देखते हैं, वो मोबाइल में राइम्स देखते हैं, ठीक है। वो राइम्स इतनी अच्छे से वो बनाते हैं कि उसकी जो साउंड कान में पड़ते हैं उसकी वजह से उनकी जो क्षमता है सीखने की वो बढ़ती है, बहुत ज़्यादा वो उसके लिए अट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आ जाता है एक्टिव लिसनर। अब अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हैं ना और उस पर आप बहुत फोकसली अगर आप उसे सुन रहे हैं तो आप बहुत तेज़ी से उसे सीख सकते हैं। तो इट्स अ लिसनिंग विथ अ पर्पस, मतलब कि यह एक उद्देश्य के साथ सुनना है। अगर आपका कोई पर्पस है और उस उद्देश्य के साथ आप कुछ सुन रहे हैं तो आप बहुत तेज़ी से सीखते हैं। तो लिसनिंग एक प्रोसेस है सीखने की। फिर आ जाता है सहानुभूति पूर्वक सुनना, एम्पैथिक लिसनिंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये एक सक्रिय श्रवण के रूप में है जिसमें आप दूसरे व्यक्ति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये एक टीचर है जो कि अपने स्टूडेंट्स की जो भी प्रॉब्लम है उसको सुन रही है और सुनने के बाद उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रही है ताकि उसका सॉल्यूशन वो बता पाए, ठीक है। इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्टिव लिसनिंग। जब भी आप एम्पैथिक लिसनिंग की बात करेंगे तो आप बहुत ही एक्टिवली उसे सुनेंगे, इन विच यू अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इवेल्युएटिंग लिसनिंग और क्रिटिकल लिसनिंग। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, मूल्यांकित जो करते हैं हम या फिर श्रवण या आलोचनात्मक श्रवण करते हैं। अब यहाँ पर जब हम इवेल्युएट करते हैं किसी को, मूल्यांकन किसी का करते हैं, तो हम पहले उसे बहुत ही केयरफुली सुनते हैं ताकि हम उसे सुने, उसके फैक्ट्स चेक करें, उसके बाद फिर हम डिसाइड करें कि उसका आपको क्या रिजल्ट या क्या आउटपुट निकालना है, ठीक है। तो इन दिस टाइप ऑफ लिसनिंग लिसनर इवेल्युएट द एक्यूरेसी, meaningfulness and utility of speaker's message,
ठीक है ना। नेक्स्ट आता है सराहनीय श्रवण, एप्रिसिएटिव लर्निंग या लिसनिंग, सॉरी। तो अब यहाँ पर क्या होता था, जब हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं और सुन के उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, सपोज कुछ सॉन्ग बहुत प्यारा सा गाया जा रहा है, आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप जो सुन रहे हैं ना, तो आप उसको सुनेंगे ही नहीं, उसको बल्कि सीखते भी जाएंगे, क्योंकि आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं सीखने के लिए। तो आनंद के लिए सुनने में आराम, मनोरंजन और भावनात्मक रूप से जो उत्तेजक जानकारी वाली स्थितियों की तलाश होती है, उसे कहा जाता है सराहनीय श्रवण। ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब बात कर लेते हैं लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग स्टाइल। अभी हमने बात करी किसकी, लिसनिंग स्टाइल की। लिसनिंग बेस पे आप किस तरीके से लर्नर्स को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं या उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि थिंकिंग स्टाइल में आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो एक हो जाता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। अब रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मतलब होता है चिंतनशील विचारक। अब ये भाई साहब जो हैं, ये बिल्कुल चिंतन करते हुए पाए जा रहे हैं, कुछ भी चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, उसके बाद फिर थिंकिंग उसको लेकर आएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है। इसमें क्या होता है, व्यू न्यू इन्फॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट, रिलेट न्यू इन्फॉर्मेशन टू द पास्ट एक्सपीरियंस, ऑलवेज आस्क व्हाई, एग्जामिन देयर फीलिंग्स अबाउट व्हाट आर लर्निंग। ठीक है। रिफ्लेक्टिव थिंकर्स क्या होते हैं कि पहले तो बात ये करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखते हैं, फिर रिलेट न्यू इन्फॉर्मेशन टू द पास्ट एक्सपीरियंस, ऑलवेज आस्क व्हाई, क्यों है ऐसा, इसके बारे में जानते हैं, एग्जामिन देयर फीलिंग्स अबाउट व्हाट आर लर्निंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो सीखते हैं। चिंतनशील विचारक इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रिएटिव थिंकर्स। क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं रचनात्मक विचारक जो होते हैं, वो क्या होते हैं, लाइक टू प्ले विथ न्यू इन्फॉर्मेशन, हमेशा कोशिश करते हैं नई नई जानकारियाँ उन्हें मिले और उसके बाद उससे कुछ ना कुछ वो सीखें। ऑलवेज आस्क व्हाई, ये भी हमेशा क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके अंदर जो क्रिएटिव थिंकर है ना, वो उसको पूछने के लिए मजबूर करता है। क्रिएट देयर ओन सॉल्यूशन एंड शॉर्टकट्स। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत छोटी छोटी सी ट्रिक्स निकालते जाते हैं। क्यों निकालते हैं ऐसे, क्योंकि उन ट्रिक्स के माध्यम से वो उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कौन कर पाता है, जिनकी थिंकिंग जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग होती है। आगे बढ़ते हैं हम प्रैक्टिकल थिंकर्स के बारे में बात करें तो व्यवहारिक विचारक होते हैं। ऑलवेज लुक फॉर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, सीक द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू देयर वर्क, नॉट सेटिस्फाइड अंटिल दे नो हाउ टू अप्लाई देयर न्यू स्किल टू देयर जॉब और अदर इंटरेस्ट। देखिए, ये जो होते हैं व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल थिंकर्स होते हैं, ये कोई भी इंफॉर्मेशन को बिना फैक्ट चेक करे, उनकी उसके पीछे जो फैक्ट्स हैं उसको चेक किए अब उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं, पहले उसके फैक्ट्स चेक करते हैं। फिर होते हैं सीक द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वे टू देयर वर्क, हमेशा अपने वर्क को करने के लिए बहुत ही सिंपलेस्ट वे ये चुनते हैं। जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं, जब तक उन्हें ये नहीं समझ में आता ये जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, जो भी टॉपिक हम सीख रहे हैं, इसको हमें अप्लाई कैसे करना है अपने जॉब और अपने इंटरेस्ट के लिए, तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो ये कौन से थिंकर्स कहलाते हैं, ये कहलाते हैं प्रैक्टिकल थिंकर, जो प्रैक्टिकल थिंकिंग हमेशा रखते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, ये वैचारिक विचारक होते हैं। ये एक्सेप्ट न्यू इन्फॉर्मेशन ओनली आफ्टर सीइंग द बिग पिक्चर, हमेशा कोई इन्फॉर्मेशन को लेते हैं जब उसकी बड़ी पिक्चर को ये देख लेते हैं। वांट टू नो हाउ थिंक वर्क, नॉट जस्ट द फाइनल आउटकम्स, हमेशा जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो भी हम सीख रहे हैं उसका फाइनल आउटकम क्या होगा, तो वो वैचारिक विचारक कहलाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, हमने आज लर्निंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख ली। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। तो पहले हमने बात करी थी लर्निंग की प्रोसेस के बारे में,
ठीक है। उसके बाद हमने बात करी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में कि टीचिंग और लर्निंग की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है। फिर हमने लर्निंग की डेफिनेशंस पढ़ी, आप डेफिनेशंस को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। फिर हमने डेफिनेशंस पढ़ी, अलग अलग जो विचारक हुए हैं उन्होंने जो डेफिनेशन दिए हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने लर्निंग को और अच्छे से समझने की कोशिश करी। फिर जो एलिमेंट्स हैं जो लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लर्निंग किनके वजह से संपन्न होती है, तो उसके बारे में पढ़ा। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा कि लर्नर्स की जो विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं, क्योंकि एक लर्निंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कौन होता है, लर्नर होता है। तो उसकी विशेषताएं को हमने समझा। फिर उसकी स्किल्स को समझा, सुनने की स्किल क्या होती है, किस तरीके से सुनने की डिफरेंट स्किल्स होती हैं वो हमने सुना। उसके बाद फिर थिंकिंग को समझा हमने कि किस तरह की थिंकिंग होती है जो हमें सीखने में हेल्प करती है। तो ये 4 प्रकार की थिंकिंग थी। ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा लर्नर और लर्निंग प्रोसेस के बारे में। इसको हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे कल भी इसी समय। आप मेरे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा रात को 8 बजे। ये हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी, कोई बीच में ब्रेक नहीं होगा, रेगुलर क्लासेस होंगी आपकी, है ना। क्योंकि हफ्ते में होते हैं, संडे को हला कर दिया जाए 6 दिन होते हैं, तो 3 दिन आपकी क्लास होगी। ये मैंने यहाँ पे मंडे टू सैटरडे इसलिए लिखा हुआ है। 3 दिन आपकी क्लास होगी पेपर 1 की और 3 दिन आपकी क्लास होगी पेपर 2 एजुकेशन की। तो रोज़ रात को 8 बजे आपको हमारे साथ में जुड़ना है। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं यूजीसी नेट की वो हमारे साथ जुड़ें। लाइव क्लास में जुड़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। धीरे धीरे क्लासेस को मैं और बड़ा करूँगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर पाएँ। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर ये नोट्स आपको चाहिए है तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है। इस क्लास को ये फिनिश करती हूँ, कल फिर मिलती हूँ। आप तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और दिस इज़ मोनिशा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।